हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं कुशवाहा सर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल विजडम स्टडी पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज मैं आपकी सेवा में पुनः हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। क्लास 10th का 7वां चैप्टर है जिसका नाम है द ग्लिम्स ऑफ इंडिया। जिसका नाम क्या है? द ग्लिम्स ऑफ इंडिया। जैसा कि आप देख सकते हैं जिसका नाम है द ग्लिम्स ऑफ इंडिया, भारत की एक झलक। आई होप इसके पहले वाले वीडियो को आपने अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। यदि ना देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उनके लिंक को डाल दूँगा ताकि आप उनको अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैंने सभी पार्ट को डाल रखा है। इस चैप्टर पे आज मैं पहुँचा हूँ तो इसको आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं इसके पहले टेक्स्ट पर। इस प्रकार से ए बेकर फ्रॉम गोवा, इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया। इस पार्ट को 3 पार्टों में डिवाइडेशन किया गया। इसका पहला पार्ट है ए बेकर फ्रॉम गोवा, ठीक है। तो उससे पहले चलते हैं सीधे, जो इस प्रकार से है। जो इस प्रकार लिखा है ए बेकर फ्रॉम गोवा, तो ये लिखा हुआ है दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट। पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है चरित्र। क्या होता है? चरित्र। ऑफ ट्रेडिशन, परंपरा। ट्रेडिशनल मीन्स क्या होता है? परंपरा। गोवा विलेज, गोवा के गांव। बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। मतलब क्या हुआ? ये हुआ गोवा के गांव के लोग आज भी अपना उस समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कहाँ के लोग? जो गोवा के लोग हैं, जो बेकर बनाने वाले लोग हैं, वो अपने समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान आज भी रखते हैं, ठीक है। जितने भी गोवा के पारंपरिक लोग हैं वो समाज में एक अच्छी छवि अपनी रखते हैं, आज भी रखते हैं। आई होप यहाँ तक समझ चुके होंगे। पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्रण। ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक। गोवा विलेज, गोवा के गांव के लोग। बेकर स्टिल हैज, जो रखते हैं। एन इम्पोर्टेंट प्लेस, एक महत्वपूर्ण स्थान। इन हिज सोसाइटी, अपने समाज में। जो गोवा के बेकर बनाने वाले लोग हैं वो आज भी समाज में अपना एक महत्वपूर्ण चरित्र चित्रण रखते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। आवर एल्डर्स, हमारे पूर्वज। आर ऑफन हियर्ड, प्रायः सुनाया करते हैं। रिमेंसिंग, याद दिलाते हैं। नॉस्टैल्जिकली, अतीत की बातें। अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगालीज डेज, बीते हुए पुर्तगालियों के दिनों को हमारे पूर्वज आज भी हमें याद दिलाते हैं। आज भी हमें बताते हैं कि पुर्तगाली लोग ऐसे थे, इस प्रकार का काम किया करते थे। वो सारी बातें आज भी हमें हमारे पूर्वज याद दिलाते हैं, बताते हैं। और क्या करते हैं? आगे लिखा है द पुर्तगालीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, यानी पुर्तगाली और उनकी प्रसिद्ध डबल रोटियाँ। पुर्तगाली और उनकी प्रसिद्ध डबल रोटियाँ। दोज ईटर्स, और उनको खाने वाले। द लोव्स, रोटियों को। माइट हैव वैनिश्ड, समाप्त हो चुके हैं। बट द बेकर, लेकिन बनाने वाले। आर स्टिल देयर, वहाँ पे आज भी हैं। भले ही डबल रोटी बनाने वाले लोग ना रहे हों, लेकिन जो खाने वाले हैं आज भी वो इस स्थान पर मौजूद हैं। बात समझे? ये लिखा है दोज ईटर्स लोव्स, डबल रोटियों को खाने वाले। माइट हैव वैनिश्ड, वैनिश का मतलब होता है समाप्त हो चुके हैं। बट लेकिन बेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन रोटी बनाने वाले आज भी उपस्थित हैं। वी स्टिल हैव अमॉन्गेस्ट अस द मिक्सचर, उनमें से कुछ, हम में से कुछ वहाँ पे क्या है? मिक्सचर करने वाले भी हैं। मोल्ड्रेड, ढालने वाले भी हैं। एंड दो जो बेक, और कुछ सेकने वाले भी हैं। द लोव्स, रोटियों को। कुछ तो रोटियों को मिक्स करते हैं, कुछ उनको आकार करते हैं। मोल्ड का मतलब होता है ढालना, यानी रोटी का आकार देना। तो कुछ रोटी का आकार देते हैं और कुछ सेंकते भी हैं।
सभी के सभी वहाँ पे कौन कौन है? मिक्स करने वाले, रोटी को आकार देने वाले और सेंकने वाले भी सभी के सभी वहाँ पे उपस्थित हैं। दोज एज ओल्ड, लंबे समय से, टाइम टेस्टेड, समय के साथ, फर्नेस, भट्टियाँ, स्टिल एग्जिस्ट, अभी भी चलन में हैं। समय के साथ साथ आज भी भट्टियाँ, जो पुरानी भट्टियाँ थी पुर्तगाली समय में, आज भी वो भट्टियाँ चलन में, प्रचलित में हैं। द फायर इन द फर्नेस, उन भट्टियों में आग, हैज नॉट एट बीन एक्सटिंग्विश्ड, बुझी नहीं है। और ये बताया जा रहा है जो भट्टियाँ हैं उनकी आग अभी तक बुझी नहीं। आग बुझने का मतलब यहाँ पे ये है कि आज भी वो चलन में है, आज भी वो चलती हैं। आगे द थर्ड का मतलब होता है धमक एंड जिंगल और खनक ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर, जो पारंपरिक बेकर होते हैं उनकी धमक और खनक। बम्बूज बेकर्स, बम्बू हेरोल्डिंग, घोषणा करती है, हिज अराइविंग, उनके आने की, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय। जो ट्रेडिशनल बेकर होते हैं उनकी धमक और खनक सुबह आने की हमें घोषणा करती है वो आ चुके हैं। जो बेकर है वो आ चुकी है, उनकी धमक और खनक इस बात को हमें महसूस कराती है, बताती है। कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम प्लेस, इस आवाज़ को हम कुछ स्थानों पर सुन सकते हैं कि बेकर साहब उपस्थित हो गए हैं। खनक किसकी आवाज़ करके? धमक और खनक की आवाज़ करके बेकर उपस्थित हो चुके हैं। इस बात को हम कुछ स्थानों से सुन सकते हैं। मे बी द फादर, शायद उनके पिता, इज नॉट एलिव, जिंदा नहीं है, बट द सन्स, लेकिन पुत्र, स्टिल कैरेज ऑन, जारी रखे हुए हैं, द फैमिली प्रोफेशन, अपने परिवार के व्यवसाय को। भले ही उनके पिताजी वर्तमान समय में उपस्थित ना हो, फिर भी उनके बच्चे अपने परिवार के व्यवसाय को निरंतर जारी किए हुए हैं। कैरेज ऑन का मतलब निरंतर जारी किए हुए हैं। मे बी का मतलब शायद उनके पिता जीवित ना हो, फिर भी उनके बच्चे अपने परिवार के व्यवसाय को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। दीज बेकर्स, ये रोटी बनाने वाले, आर इवन टुडे, आज भी, नोन एज पेडर इन गोवा, गोवा में पेडर के नाम से जाने जाते हैं। आज भी रोटी बनाने वाले जो बेकर हैं उनको पेडर के नाम से गोवा में जाना जाता है। आई होप आप इसे अच्छे समझ चुके होंगे। मैं एक बार इसका पुनः समरी कर देता हूँ। दिस इज पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशन गोवा विलेज हु स्टिल इन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी। गोवा में बेकर बनाने वाले लोग आज भी समाज में एक अपना महत्वपूर्ण चित्रण रखते हैं। आवर एल्डर, हमारे पूर्वज, आर ऑफन हियर्ड रिमाइशिंग, याद दिलाते हैं, नॉस्टैल्जिकली, अतीत की बातें, अबाउट द गुड ओल्ड पुर्तगालीज डेज, पुर्तगालियों के अच्छे समय को आज भी हमारे वृद्ध लोग याद दिलाते हैं। पुर्तगालीज एंड देयर फेमस लोब्स ऑफ ब्रेड, पुर्तगाली और उनकी प्रसिद्ध डबल रोटी, दोज ईटन को खाने वाले, लोब्स माइट बी हैव वैनिश्ड, भले ही समाप्त हो चुके हों। डबल रोटी को बनाने वाले भले ही समाप्त हो चुके हों, डबल रोटी खाने वाले भले ही समाप्त हो चुके हों, बट द बेकर स्टिल देयर, लेकिन बनाने वाले आज भी वहाँ उपस्थित हैं। वी स्टिल हैव अमॉन्गेस्ट आज द मिक्सचर, उनमें से कुछ, हम में से कुछ यहाँ पे मिक्स करने वाले भी हैं, मोल्डर्स, डालने वाले भी हैं, एंड दो जो बेक, कुछ सेकने वाले हैं, द लोब्स, रोटियों को, कुछ तो उसको मिक्स करते हैं, कुछ उसका आकार देते हैं और कुछ उसको सेकते भी हैं। आगे दोज एज ओल्ड, काफ़ी समय से, टाइम टेस्ट, समय के साथ साथ, फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट, अभी भी चलन में है, समय के साथ साथ जो भट्टी हैं आज भी चलन में है। द फायर इन फर्नेस इज नॉट इवन बी एक्सटिंक्ट, और जो आग है भट्टियों में वो अभी बुझी नहीं है। द थर्ड एंड चिंगल, धमक और खनक और बम्बू हेरोल्डिंग, जो प्रसिद्ध बेकर होते हैं
वो अपने आने की घोषणा करते हैं सुबह के समय, किससे? धमक और खनक से। कैन वी स्टिल हियर इन सम प्लेसेस, और इसे हम कुछ स्थानों से सुन सकते हैं। भले उनके पिता जीवित ना हो, लेकिन बच्चे अपने परिवार के व्यवसाय को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं और आज उन्हें हम गोवा में पेडल के नाम से जानते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर, जो इस प्रकार से है। ये लिखा हुआ है, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा। गोवा में ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, बचपन के दौरान गोवा में द बेकर यूज टू बी, प्रयोग किया करते थे यानी रखते थे, अवर फ्रेंड अपने मित्र, कंपेनियन साथी, एंड गाइड और मार्गदर्शक। जो बचपन का समय था उस समय में जो बेकर हुआ करते थे वो हमारे अच्छे दोस्त होते थे, हमारे अच्छे साथी होते थे और हमारे अच्छे मार्गदर्शक भी हुआ करते थे। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, बचपन के समय में गोवा, बचपन के दौरान गोवा में बेकर हमारे अच्छे साथी, अच्छे मित्र और अच्छे मार्गदर्शक हुआ करते थे। आई यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, वो कम से कम एक दिन में कितनी बार आते थे? 2 बार। आई यूज टू कम, वो आते थे एट लीस्ट ट्वाइस, 2 बार, ए डे, एक दिन में। जो बेकर हुआ करते थे एक दिन में कितनी बार आते थे? 2 बार। वंस, एक बार, व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग अराउंड, एक बार तो तब आते थे जब बेचने के लिए वहाँ से निकलते थे। एंड देन अगेन, और तब दोबारा, व्हेन रिटर्न, जब वापस आते थे, आफ्टर एम्पटिंग, खाली कर कर, हिज ह्यूज बास्केट, अपनी विशाल टोकरी को। एक बार तो मॉर्निंग के समय आते थे जब बेचने के लिए जाते थे, और दूसरी बार तब आते थे जब पूरी टोकरी का जो सामान हुआ करता था उसे समाप्त करके आ जाए, रिटर्निंग के समय। आगे, द जिंगल थर्ड, जिंग यानी धमक की आवाज़, ऑफ हिज बम्बू, बम्बू की, वो अस, अब हमें जगाती थी, फ्रॉम स्लीप, सोते हुए। जो उनके बम्बू की आवाज़ होती थी, धम धम की, खन खन की, वो मुझे सोते हुए जगा देती थी। एंड वी रैन, और हम दौड़ते थे टू मीट, मिलने के लिए, एंड ग्रीट हिम, और उसे नमस्कार करने के लिए। हम उस व्यक्ति से मिलने के लिए और उस व्यक्ति को नमस्कार करने के लिए दौड़ जाते थे। एंड वाज इट्स, और ऐसा, वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोथ, ये मैं ऐसा करता था क्योंकि मुझे रोटियों से क्या था? प्रेम था। नॉट एट ऑल, सभी से नहीं। द लोव्स वर बॉट बाय सम बास्काइन और बोस्टाइन, हमें उससे खरीदने से मतलब नहीं था, क्योंकि जो खरीदने वाला काम हुआ करता था वो बास्टाइन और पास्काइन, ये दोनों लोग कर लेते थे। द मेड सर्वेंट, जिनको क्या कहते थे? सर्वेंट ऑफ द हाउस, जो घर के नौकर हुआ करते थे वो इस कार्य को कर लेते थे, मुझे इस काम को करने की आवश्यकता नहीं होती थी। आगे, वाट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ग्रेट बैंगेज विच वी चूज केयरफुली, हम ऐसी डबल रोटियों को चुनते थे जो कैसी हो? बहुत स्वादिष्ट हो, एकदम अलग हो। बल्कि सम टाइम, कभी कभी, इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कभी कभी तो इतनी खास बनाई जाती थी कि हम लोग तो खा के ही रह जाते थे। कौन कह रहा है? बच्चे कह रहे हैं। सम टाइम, कभी कभी, इट वॉज स्वीट, मधुर होती थी, ब्रेड, रोटी, ऑफ स्पेशल मेक, खास तौर से जो बनाई जाती थी। कभी कभी ये खास तौर से बनाई जाती थी और ये बहुत स्वादिष्ट होती थी। ठीक है, तो आई होप आप इसे समझ चुके होंगे। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, बचपन के समय में गोवा में, बचपन के दौरान गोवा में डबल रोटी बनाने वाले हमारे अच्छे साथी हुआ करते थे, अच्छे मित्र हुआ करते थे और अच्छे मार्गदर्शक भी हुआ करते थे, और उनसे हमारी मुलाकात एक दिन में 2 बार हुआ करती थी। एक बार तो सुबह के समय जब वो वापस जो बेचने के लिए आते थे, और दूसरी बार तब होती थी जब वो पूरा सामान बेच कर वापस आते थे, और उनकी जो झिंग झिंग की आवाज़ होती थी वह मुझे सोते हुए से जगा देती थी। और क्या होता था?
और मैं उनसे मिलने के लिए दौड़ कर जाता था और उसकी रोटियों से बहुत प्रेम था और उनको खरीदने के लिए हमारे नौकर जाते थे। और ये लिखा हुआ है, मुझे उससे बहुत लगाव था और कभी कभी तो रोटी इतनी मधुर हो जाती थी कि खा के एकदम झिंगा लाला हो जाते थे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। शायद आपने इसे अच्छे समझ चुके होंगे। तो चलते हैं अगले वाले पर, जो इस प्रकार से है। अगला पैराग्राफ इस प्रकार से है, द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विथ हिज झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशल मेड बम्बो स्टाफ। क्या बताया, जो बेकर हुआ करते थे वह अपने संगीतमय के साथ प्रवेश करते थे। संगीत में कौन सा, झैंग 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 की आवाज़ करके, जो खास तौर पे बम्बू से आती थी। इसके साथ में जो बेकर हुआ करता था उसकी एंट्री होती थी। किसके साथ में, झैंग झैंग के साथ में जो बेकर हुआ करता था उसकी एंट्री होती थी, यानी प्रवेश होता था। वन हैंड, जिसके एक हाथ पे सपोर्टेड, सहारा देता था, बास्केट, टोकरी को, ऑन हिज हेड, अपने सर पर। जैसे मान लो सर पे टोकरी रखे हुए है तो एक हाथ से टोकरी को सहारा देता था। और क्या करता था, एंड द अदर बास्केट, अदर बाउंडेज, और जबकि बैंडेज का मतलब बाजार, अदर बैंडेज, जबकि दूसरे से बजा रहा होता था, बम्बू ऑन द ग्राउंड, यानी एक हाथ से टोकरी पकड़ता था और दूसरे हाथ से बम्बू को ज़मीन पे बजा रहा होता था पटक पटक के। वी वुड ग्रीट, वी वुड ग्रीट, सब नमस्कार करते थे, लेडी, महिलाओं को, ऑफ द हाउस, घर की, और वह जितनी घर की महिलाएं हुआ करती थी उन सभी को नमस्कार किया करता था, प्रणाम किया करता था, नमस्कार करता था। गुड मॉर्निंग कहता था, जैसे ही आता था सभी गुड मॉर्निंग, सुबह की नमस्ते कहता था। एंड देन प्लेस, और तब उस स्थान पर, हिज बास्केट, अपनी टोकरी को, ऑन द वर्टिकल बम्बू, ऊर्ध्वाधर बांस पर रख देता था। यानी नमस्कार करने के बाद में एक स्थान पर बांस को रखता था और ऊर्ध्वाधर उसके ऊपर अपनी टोकरी को रख देता था। वी किड्स, हम सभी बच्चे, वुड बी पुश्ड, ढकेल दिए जाते थे, ए साइड, एक तरफ, विथ ए माइल्ड रिब्यूक, डांट कर, और हम सभी बच्चों को डांट फटकार कर वो एक तरफ कर देता था। एंड द लोब्स, और रोटियां, वुड बी डिलीवर्ड, भेज देता था, द सर्वेंट, नौकरों के द्वारा, और जितनी भी डबल रोटियां हुआ करती थी वो किसको दे देता था, नौकरों को, सर्वेंट को। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम भी मानने वाले नहीं होते थे। भले ही आप नौकर को दे दो लेकिन हम भी पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। वी वुड क्लाइम, चढ़ जाते थे, ऑन बेंच पर, और द पैरापेट एंड पीप, और झांकते थे, इनटू द बास्केट, टोकरी पर। हम भी कम नहीं थे, हम भी मेज पर चढ़ जाते थे या फिर और किसी स्थान पर चढ़ गए और हम आराम से उस पर झांकते थे। समहाउ, किसी प्रकार से, आई कैन स्टिल रिकॉल द टाइपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोब्स, क्योंकि मुझे डबल रोटियों से बहुत लगाव था। लोब्स और द एल्डर्स, हमारे बड़े लोग, एंड द बैंगेज ऑफ द चिल्ड्रन, हम सभी बच्चे या हमारे पूर्वज सभी के लिए एक सी रोटियाँ हुआ करती थी। देन वी डिड नॉट इवन केयर, में परवाह नहीं थी, टू ब्रश करने की, आवर टीथ, अपने दांतों की, लेकिन हमें अपने दांतों को साफ करने की कोई परवाह नहीं थी, हमें सिर्फ डबल रोटी मिले उससे मतलब था। वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, और ना मुँह को धोने के, ना तो हम लोग अपना मुँह अच्छे से धोते थे और ना ही दांतों को टूथपेस्ट करते थे, इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी, परवाह नहीं थी, छोड़ो। एंड वाई शुड वी, और हम ऐसा करें क्यों, हम ऐसा करें भी क्यों, कौन कह रहा है, बच्चे कह रहे हैं, हमें इसकी परवाह भी नहीं थी और हम ऐसा क्यों करें। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीव्स फॉर द टूथब्रश, कौन ब्रश करने के लिए आम की पत्तियों को तोड़ने का कष्ट उठाए। टूथपेस्ट करो
तो आम की पत्तियाँ तोड़ो। तो आम की पत्तियों को तोड़ने कौन कष्ट उठाए, तो इससे अच्छा तोड़ो ही मत। एंड वाई इज इट नेसेसरी, और ये क्यों आवश्यकता है, आवश्यक है एट ऑल, हम सभी के लिए। क्या ये हम सभी के लिए आवश्यक है। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, शेर तो कभी नहीं करता है। टाइगर का मतलब क्या होता है, चीता। चीता यानी बाघ जो होता है, बाघ तो कभी अपने दांतों को ब्रश नहीं करता है। हॉट टी कुड वॉश द क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, जो गर्म पानी होता है या गर्म चाय होती है वह हमारे मुंह को अच्छी तरह से साफ कर देती है। आफ्टर ऑल, इन सब के अलावा, तो जब ऐसे गर्म चाय सब कुछ साफ कर देती है तो फिर मुझे ब्रश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर से देख लीजिए, जो बेकर होते हैं उनकी एक मधुरमय संगीत के साथ में एंट्री होती है और वह अपने एक हाथ से टोकरी को सहारा देते हैं, दूसरी हाथ से बम्बू को बजा रहा होता है और सुबह के समय सभी महिलाओं गुड मॉर्निंग कहता है, नमस्कार कहता है और फिर एक स्थान पर अपनी टोकरी को बम्बू के ऊपर ऊर्ध्वाधर में रख देता है और हम सभी बच्चों को एक साथ ढकेल देता है डांट कर, और हमारी जो रोटियां होती हैं उनको नौकरों के द्वारा डिलीवर्ड कर देता है। लेकिन हम भी मानने वाले नहीं होते हैं, हम भी बेंच पर चढ़ के उसमें झांक रहे होते हैं और बास्केट में किसी तरीके से झांक रहे होते हैं और हम सभी उसको बहुत प्रेम करते हैं और हमारे बड़े लोग भी प्रेम करते हैं। बड़े लोग हों या छोटे हों, डबल रोटी सेम होती थी और हमें ब्रश करने की कोई परवाह नहीं होती है, ना ही मुंह धोने की आवश्यकता होती है, कोई परवाह नहीं है। और हम ऐसा करें भी क्यों, और डबल रोटी यानी कि ब्रश करने के लिए आम की पत्तियों को तोड़ने का कष्ट कौन उठाए, क्योंकि शेर जो टाइगर होता है वो तो कभी ब्रश करता नहीं है। गर्म चाय हमारे मुंह को अच्छी तरीके क्लीन अप कर देती है, तो फिर मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर, जो इस प्रकार से है, यह लिखा हुआ है, मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। यदि किसी का मैरिज पार्टी होती है, वहाँ पे जा रहे हैं, तो फिर हम बिना डबल रोटी ले जाए नहीं जा सकते, ले जाना ही पड़ेगा। जस्ट एज ए पार्टी या फिर पार्टी हो और ए फीस्ट लॉसेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। पार्टी हो या कोई और फंक्शन हो, लेकिन बिना ब्रेड के बनता ही नहीं है। नॉट इवन कैन बी सैड सो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज। एक गांव में एक बेकर का होना कितना महत्वपूर्ण है, आप इस बात को समझ सकते हैं। क्योंकि पार्टी होगी तब भी ज़रूरत पड़ेगी, मैरिज होगी तब भी ज़रूरत पड़ेगी, छोटा मोटा फंक्शन होगा तब भी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बेकर का होना एक गांव में कितना महत्वपूर्ण है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर, तैयार करती हैं सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ अ डॉटर्स एंगेजमेंट। जब किसी डॉटर की एंगेजमेंट होती है, पोतरे की एंगेजमेंट होती है, तो जो घर की महिलाएं होती हैं क्या करती हैं, सैंडविच को तैयार करती हैं। आगे केक्स एंड बोलियंस आर द मस्ट क्रिसमस एज वेल एज द अदर फेस्टिवल। चाहे कोई त्यौहार हो या क्रिसमस हो, केक का बनना बहुत ज़रूरी है, या तो क्रिसमस हो या फिर अदर कोई त्यौहार होता है। द बेकर और ब्रेड सेलर यानी बनाने वाले और बेचने वाले ऑफ द डेज दिन में हैड पेकुलियर ड्रेस नोन एज द कबाई। जो बेचने वाले हैं और जो बनाने वाले हैं उनके लिए एक खास ड्रेस है और जिसको क्या बोलते हैं, कबाई। इट वाज द सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, ये मात्र एक पीस में लंबी फ्रॉक होती है। रीच डाउन टू द नी, जो कहाँ तक जाती है, घुटनों तक। जो पैर के घुटनों तक एक लंबी फ्रॉक सी होती है, और जो कहाँ तक जाएगी, नीचे घुटनों तक। आगे इन अवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में वी सामने देखा था बेकर्स बनाने वाले को वियरिंग पहनते थे एक शर्ट विथ ट्राउजर पैजामा विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ ऑन द लॉन्गर देन द हाफ पैंट। क्या बताया, जो
शर्ट हुआ करती बहुत लंबी होती थी और हाफ पैंट हुआ करता था। किनका? जो डबल रोटी बनाने वाले होते थे उनका। इवन टुडे एनीवन हु बियर्स एज हाफ पैंट, यद्यप आज कोई हाफ पैंट पहनता है, विच रीच जस्ट बिलो द नीज, घुटनों के नीचे, इनवाइट द कमेंट, हम टिप्पणी करते हैं, दैट इज ए ड्रेस लाइक अ पैडर, कि इसकी ड्रेस एक पैडर के इक्वल है, पैडर के समान है, एक बेकर बनाने वाले के समान है। ऐसा हम लोग आज कहते हैं, ईद को हमें पे इस तरीके की ड्रेस पहने हुए मिलता है, तो उससे हम कहते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। या किसी मैरिज यानी जब भी किसी शादी होती है तो स्वीट ब्रेड जाती है। कैसे जाती है? स्वीट ब्रेड, हो जानते किसे? भोल के नाम से। जस्ट पार्टी या पार्टी हो, फेस्ट कोई त्यौहार हो, तो हम सभी बिना ब्रेड के लिए नहीं जाते हैं। नॉट इवन कैन बी सेड, ऐसा कहा जाता है कि एक बेकर का होना एक गांव में कितना महत्वपूर्ण है। महिलाएं हमारी सैंडविच तैयार करती हैं जब किसी पुत्री का एंगेजमेंट होता है। केक्स भी तैयार किया जाता है, चाहे क्रिसमस हो या कोई अदर त्यौहार हो। बेकर, सेलर और बनाने वाले दोनों के लिए एक विशेष प्रकार की ड्रेस होती है और सिंगल पीस होती है, यानी कि यहाँ से लेके पूरे घुटनों तक सिंगल पीस होती है। और जब बचपन में हमने इनको एक शर्ट और ट्राउज़र देखा था, जो ट्राउज़र अद्धा होता था और जो शर्ट होती थी पूरी घुटनों तक लंबी हुआ करती थी, एक प्रैंक इवेंट। और आज के समय यदि कोई हमें ऐसी ड्रेस पहने हुए मिल जाता है तो हम ये कहते हैं कि ये भी एक पैडर वाली ड्रेस है। आइए आप इसे समझ चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर, जो आज का अंतिम पैराग्राफ है इसका। ये लिखा है, द पेडर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स, जो पेडर हुआ करते थे अपने बिल को एकत्रित करते थे एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अंत में। जो महीने का अंत होता था उसमें जो पेडर हुआ करते थे अपने बिल को एकत्रित करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल्स इन पेंसिल, और पूरे महीने का लेखा जोखा वो दीवार पे पेंसिल से कर देते थे। किस पे करते थे? जो दीवार हुआ करती थी उसी दीवार पे पेंसिल से अपना पूरे महीने का लेखा जोखा करते थे। बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड एज, वास्तव में जो बेकिंग बनाने वाला यानी कि बेकर बनाने वाला, जो डबल रोटी बनाने वाला व्यवसाय था, वो एक लाभदायक प्रोफेशन था। कैसा था? लाभदायक व्यवसाय था। एंड देन हिज फैमिली, और तब उनका परिवार, नेवर स्टार्व्ड, कभी भूखा नहीं मरता था। और उनका परिवार कभी कैसा नहीं रहता था? भूखा नहीं रहता था। हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस, इसलिए वे और उनका परिवार और उनके नौकर हमेशा खुश और समृद्ध प्रतीत होते थे। देयर प्लम स्पेचकल, उनका भारी भरकम शरीर, वाज एन ओपन टेस्टमनी, प्रमाण था, टू दिस, इसका। उनका भारी भरकम शरीर इस बात का प्रमाण था कि वो इस बात से बहुत संतुष्ट हैं, सभी सुख हैं, सभी सुखमय हैं, किसी कोई कष्ट नहीं है, चाहे उनका नौकर हो या खुद बेकर हो या उनके परिवार का कोई भी मेंबर हो, सभी हष्ट-पुष्ट होते थे और ये उस बात का प्रमाण था। Even today any person with a jackfruit like a physical appearance is easily compared to a baker, आज के समय में यदि कोई भी व्यक्ति हमें उस तरीके से हष्ट पुष्ट मिलता है तो उसकी कंपेरिजन हम एक बेकर से आसानी से करते हैं कि ये भी एक बेकर के घर वाला यानी कि हष्ट पुष्ट है, तो उसकी कंपेरिजन हम आसानी से एक बेकर से कर देते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि आज के समय में यानी कि जो बेकर बनाने वाले होते हैं वो महीने के अंत में अपने बिल को इकट्ठा करते थे और वे अपने महीने का पूरा लेखा जोखा दीवारों पर पेंसिल से करते थे। और बेकर थे वो पुराने समय में एक बहुत लाभदायक व्यवसाय था। उनका परिवार और वो कभी भूखे नहीं रहते थे। वह और उनके नौकर और उनके परिवार के लोग हमेशा खुशी रहते थे। उनका भारी भरकम शरीर इस बात का प्रमाण था। और आज भी कोई यदि व्यक्ति में ऐसा लगता है भारी भरकम वाला मिलता है तो हम ये कहते हैं कि ये उसी परिवार से रिलेटेड है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए
तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में, फ्रेंडों में शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ दूसरे बच्चों को भी मिल सके। और हमारे चैनल पर यदि नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।